हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है साथियों हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 73। और इससे पहले की दोस्तों यदि आपने 72 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए गए हैं। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है BDF का संबंध LJH से है तो MOQ का संबंध किससे हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहां पर हमें बताना है इसमें जो लुप्त संख्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कुल्हाड़ी का अगर संबंध चीरने से है तो दोस्तों सिलाई का संबंध किससे हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लगभग टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इनका हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले दोस्तों आपको बता दिया जाए कि अपनी ये जो रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे SSC GD का एग्जाम, MTS का, CHSL, CGL, CPO, UPSI, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, DFCCIL, ALP। इसके अतिरिक्त दोस्तों IBPS, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, CRPF, DRDO, CISF, ITBP, CTET, DSSSB, UKPSC, दरोगा, UPSSC पैट, UPPSC, MPPSC, BPSC, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है और रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है दोस्तों, जिससे आप हाई स्कोर करते हैं और लगभग एग्जाम में टॉप करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, आपके यहाँ पर पूरे में पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए है तो यहां पर ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको प्रतिदिन PDF और क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है अगर कुल्हाड़ी का संबंध चीरना से है तो सिलाई का संबंध किससे हो जाएगा, सलाई का संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी कुल्हाड़ी होती है वो किसके लिए कार आती है, वो किसी भी चीज को चीरने के लिए। किसको चीरने के लिए, तो आप कहेंगे सर लकड़ी को चीरने के लिए कार आती है। ठीक है, लकड़ी के चीरने के लिए कार आती है या लकड़ी को काटने के लिए कार आती है। तो अगर बात कर ले सर सलाई की, अब सलाई क्या होता है, तो आपने अपने घरों में प्राचीन समय में देखा होगा अपनी माताओं बहनों को, हालांकि आजकल के जमाने में तो सलाई का काम खत्म होता जा रहा है, लेकिन जो सलाई होती है उसके माध्यम से हमारी मम्मियां हमको बचपन में क्या कर देती, स्वेटर बुन देती थी। तो जो सलाइयाँ होती हैं दोस्तों, जो सलाइयाँ होती हैं इनसे क्या होता था, इनसे बुनने का कार्य किया जाता था। किसका किया जाता था, बुनने का कार्य किया जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि आजकल तो नहीं मिलती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनेगा तो आपको याद रखना जो सलाई होती है वो बुनने के कार्य आती थी। तो ना तो इसका राइट आंसर कतरना बनेगा, ना ही दोस्तों खींचना बनेगा और ना ही हल जोतना बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक एनालॉजी का एक और शानदार सा क्वेश्चन है। यहां पर हमसे कहा है कि यदि BDF का संबंध LJH से है तो MOQ का संबंध किससे हो जाएगा। यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प आएगा। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं BDF का प्लेस वैल्यू। तो आप कहेंगे B होता है सर 2 पर, D होता है 4 पर, इसके अतिरिक्त F हो जाता है 6 पर। इसको लिखा क्या गया है, तो दोस्तों यहां पर याद रखेंगे 12 लिखा है, उसके बाद 10 लिखा है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो 8 लिखा है। क्या लिखा है, H का मतलब 8 लिखा है। तो इस तरह से इसको लिखा गया है। अब अगर इसके लॉजिक की बात करें तो इसमें बहुत ही शानदार लॉजिक चल रहा है। लॉजिक की बात करें तो कुछ इस तरह का लॉजिक चल रहा है दोस्तों, और इस तरह में क्या हो रहा है, हर बार में +6 हो रहा है। अगर लास्ट के 6 में 6 जोड़ेंगे तो लास्ट का पहले स्थान पर आएगा तो 12 हो जाएगा,
उसके बाद बीच का बीच में रहेगा तो +6 करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी क्रम में इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व कर लेते हैं किसको दोस्तों, MOQ को। MOQ को सॉल्व करेंगे तो M होता है सर 13 पर, O होता है हमारा 15 पर और Q होता है दोस्तों कितने पर, तो आप कहेंगे सर Q होता है 17 पर। अब देखिए इसमें लॉजिक कौन सा लगाना है, ये वाला लॉजिक, और ये वाला लॉजिक लगाना है तो दोस्तों आप क्या कहेंगे सर, इनमें हमें +6 करना है। तो सबसे पहले लास्ट वाले में +6 करते, यानी कि 17 में +6 कर देते। तो 17 में जैसे ही +6 करेंगे तो 23 आएगा, और 23 पर कौन सा अक्षर आता है, तो दोस्तों अगर देखा जाए टी होता है 20 पर, V होता है 22 पर, R होता है 18 पर, और बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, WUS सही उत्तर हो जाएगा। 15 के बाद देखें दोस्तों क्या आता है, 6 जोड़ेगा तो 21 आएगा, 21 पर होता है U, और 13 में 6 जोड़ेगा तो 19 आएगा, और 19 पर हो जाता है हमारा S। तो इस तरह से बनेगा WUS। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये बताना है। तो यहां पर दे रखा है मैं क्वेश्चन मार्क, इसमें दोस्तों बताना है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसको देखा जाए, अगर गौर से देखेंगे तो आप यहां पर एक छोटा सा नंबर पाएंगे 2, उसके बाद हुआ है 8, 8 से 16, और 16 से एकदम से बड़ा नंबर हो गया है जो है 128। अब इनमें से अगर क्वेश्चन मार्क को देखें तो सर सारे के सारे नंबर 2000 से ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं, किसका, गुणा का। अगर देखा जाए दोस्तों इन दो नंबरों को आप देखेंगे तो इन दो नंबरों से पाएंगे 2 गुणा 8 बराबर में हो जाता है 16। उसी प्रकार इन दो नंबरों को, कौन से, ये वाले दो नंबरों को 8 और 16 को अगर देखेंगे तो 8 गुणा में 16, 8 गुणा में 16 करेंगे तो सर हो जाता है 128। कितना, 128। अब कौन से, अब ये दो नंबर प्रयोग करेंगे तो यहां पर क्या करना है सर, 128 में मल्टीप्लाई 16 करना है, 16 16 अट्ठे करेंगे तो 128। अभी हमने देखा था हासिल आएगी 12, कितनी आएगी 12, और 16 दूनी 32, और 32 में 12 जुड़ेगा तो सर 44 हो जाएगा। इसके बाद हासिल आएगी 4, 16 एकम 16 और 4 20, क्या हो जाएगा 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि सर 2048 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2048 आना चाहिए, तो हमारा लॉजिक सही बन जाएगा। तो दोस्तों 2048 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। शानदार सी श्रृंखला है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, और क्वेश्चन नंबर 4 एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है एक शब्द दे रखा है, प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको हम प्रश्न शब्द का यदि प्रयोग करें तो नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर देखें क्या लिखा है प्रश्न शब्द में, सर कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है। क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, CONS, तो आप देखेंगे CONS, उसके बाद क्या है ULT, तो U और यहां पर L और यहां पर T, यानी कि कंसल्ट को दोस्तों हम बना सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रयोग करेंगे तो हम दोस्तों कंसल्ट को बना सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, लेकिन हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता। आगे देखें ट्यूशन, यहां पर लिखा है ट्यूशन, तो आप देखेंगे TUITION, ये लिखा है TUITION, यानी कि दोस्तों हम ट्यूशन को भी बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रयोग करके, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी में लिखा है TAL, यहां पर देखेंगे दोस्तों T, उसके बाद A, फिर L, फिर ENT, इसके बाद क्या है ENT। तो दोस्तों अगर कॉन्स्टिट्यूशन को गौर से देखा जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को गौर से देखा जाए तो दोस्तों आपको कहीं पर भी ई नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ई नहीं मिलेगा, जो कि ये टैलेंट में बीच में दे रखा है। गौर से देखेंगे अगर टैलेंट को तो यहां पर बीच में ई दे रखा है, ये ई नहीं मिलेगा, इस कारण ये हमारा टैलेंट हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगर लोकेशन को चेक करना है तो आप देखेंगे LO, इसके बाद C, इसके बाद हो जाएगा हमारा A, और इसके बाद क्या हो जाएगा TION, तो TION यहीं पर दे रखा है, यानी कि लोकेशन भी बन सकता है। एक ही ऑप्शन है, ई के अनुसार हम टैलेंट नहीं बना सकते हैं, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और इसको आप लोगों को स्मार्टली व्यवस्थित करना है। आप लोग एक एक नंबर नहीं लिखते रहेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो 5 से शुरुआत कर रहे हैं। किससे शुरुआत कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 5 से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें 5वें को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमारी 5 से शुरुआत हो रही है, तो 5वां चेक खत्म। इसके बाद अब क्या देखें, अगला ऑप्शन, अगले में 1 है, 4 है और 4 है। तो दोस्तों अब हमें 2 और 3 को चेक नहीं करना है, अब हमें चेक करना है
4 और 1 को, इनमें से कौन सा पहला आ जाएगा। तो दोस्तों अगर देखें यहां पर WERTE, यहां पर भी लिखा है WERTE, ठीक है, एक जैसा लिखा है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो बी, जिसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, यहां पर एक्स, जिसका प्लेस वैल्यू 24 होता है। अब 2 बड़ा है कि 24, आप कहेंगे सर 24 बड़ा है, इसलिए 24 बाद में आएगा, यानी कि 5 के बाद 1 आना चाहिए, और 5 के बाद जब 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए 5 के बाद 1 हो गया, अगला आ जाएगा हमारा 24, ठीक है, जो कि 4 होगा। तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, 1 मिनट, यहां पर 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, दोनों के दोनों ऑप्शन में है। इसके बाद अब तीसरा और दूसरा को चेक करें, तो तीसरा और दूसरा में क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर तीसरा और दूसरा WERT, यहां पर भी हो जाएगा WERT। उसके बाद आई भी है तो इसमें भी आई है, सी भी है, सी भी है, आगे दे रखा है ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, और आगे देखेंगे आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा जिसका प्लेस वैल्यू छोटा है, यानी कि 1, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या बनेगा 5 बनेगा, इसके बाद 1 बनेगा, इसके बाद 4 बनेगा, 4 के बाद 2 और इसके बाद 3, यही हमारा शब्दकोश हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए कि इसमें लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। देखिए अगर दोस्तों देखें तो लुप्त संख्या में यहां पर दिखाई दे रही है कॉर्नर में नीचे, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है 12, 12 के बाद दोस्तों अगर देखें 18, 18 के बाद क्या है 30। अगर इन तीनों नंबर को आप लोग गौर से देखेंगे तो तीनों के तीनों जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं 6 से विभाज्य। देखें दोस्तों तो 6 से तीनों के तीनों नंबर विभाज्य हैं, या फिर ऊपर की तीनों संख्या को जोड़कर 6 से देख लेते हैं क्या डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अलग अलग चेक कर लेंगे तो भी विभाज्य, साथ में मिला के चेक करेंगे तो भी विभाज्य होना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, यानी कि ये दोनों के दोनों कट रहे हैं। इसके बाद यहां पर आ जाता है हमारा 8, आ जाता है 8, और 8 में देखा जाए तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यानी कि दोनों की दोनों संख्याएं नीचे वाले जो नंबर है इससे पूर्ण रूप से दोनों से कट रही हैं। अब देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर फिल करें जो 36, 18 और 27 तीनों को काटे। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 6, तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, लेकिन 6 के पाड़े में कहीं भी 27 तो आता नहीं है, इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 9 से चेक करें तो 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर बनेगा वो दोस्तों 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 9। आगे भी चेक कर लेते हैं तो 12 तिया 36 आता है, 12 के पाड़े में ना तो 18 आता है ना तो 27 आता है। 18 को देखें तो 18 में 18 और 36 आता है, लेकिन 27 नहीं आता, तो सी और डी भी गलत है, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमसे कह रहा है, यहां पर एक शानदार सा क्वेश्चन है, यानी गणितीय समीकरण का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का हमें सही उत्तर बताना है। इस समीकरण का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए इस समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहली बार में सर लिखा हुआ है 63, क्या लिखा हुआ है याद रखेंगे, पहले तो 63 लिखा है, उसके बाद में सर आगे 24 है, 24 के आगे 8 है, 8 के आगे 4 है, और 4 के आगे 2 है, और लास्ट में 3। तो बराबर में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा। चलिए इसको दोस्तों हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, यानी कि पहली बार में हमें माइनस रख देना है। इसके बाद दूसरे स्थान पर क्या है प्लस, और प्लस का अर्थ कहा गया है सर भाग, तो प्लस के स्थान पर क्या रख देंगे सर, प्लस के स्थान पर भाग रख देंगे। इसके बाद आगे दे रखा है हमें भाग, और भाग का जो अर्थ है वो दोस्तों प्लस बताया है, तो भाग का अर्थ प्लस बता देंगे। इसके बाद यहां पर प्लस है, तो प्लस का जो अर्थ है वो भी भाग है, तो प्लस का अर्थ भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे चेक करेंगे तो माइनस, और माइनस का जो अर्थ बताया है दोस्तों कहां पर है, माइनस का अर्थ गुणा बताया है। क्या बताया, माइनस का अर्थ गुणा बताया है। चलिए अब इसको बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, सॉरी बोर्ड मास में होता है ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद होता है हमारा डिवाइड, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। तो इसमें कहीं पर हमें ना तो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना ही ऑफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइड दिखाई दे रहा है। तो डिवाइड को सीधा करते हैं, 8 तिया का 24, यानी कि 63, और माइनस में हो जाएगा हमारा 3, और आगे क्या है दोस्तों, यहां पर 4
है, यानी कि 4 के बाद भाग में 2 है तो 2 दूना का 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाला प्लस का नंबर आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में दोस्तों दे रखा है कितना 3, और बराबर में क्या आ जाएगा ये बताना है। तो 63 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर 60 बचेगा। उसके बाद 2 तिया 6, यानी कि दोस्तों हमारा 66 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 66 आना चाहिए, और 66 देंगे कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 एक शानदार क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न में पीले रंग के विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा। देखिए यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। चलिए टाइपराइटर की गलती मानते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन हम बना लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा उसको एग्जैक्टली चेक कर लेंगे और इसका आंसर बना लेंगे। तो क्या बताना है, पीले रंग की जो सतह है उसके विपरीत बताना है। पीले रंग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पीले रंग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त पीले रंग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो पीला रंग 3 स्थान पर है, तो ऐसा हमें नंबर ढूंढना है, पहला या दूसरा पासा चेक करते हैं। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि अगला नंबर किसके अपोजिट हो जाएगा, ऐसा पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर देखेंगे दोस्तों, यहां पर पहले और दूसरे को चेक करते हैं। तो नारंगी और नीला दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, नारंगी और नीला दिखाई दे रहा है। तो पीला का जो अपोजिट बनेगा वो हमें इस तरह से बैगनी पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है यदि 2 सतह का आप मिलान करते हैं तो दो आपको पासे दिए गए हैं और 2 पासों में किन्हीं 2 सतहें आपस में समान होती हैं, तो तीसरी सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। इस कारण पीले का अपोजिट बैगनी हो जाएगा। तो इसको सिद्ध भी कर लेते हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, नीला है, यहां पर भी हमें नीला दिखाई दे रहा है। तो इनको क्या करते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं या तो क्लॉकवाइज चला देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलाएंगे क्लॉकवाइज, तो पीला से क्लॉकवाइज चलाएंगे, सॉरी क्या है, नीला, ये रहा, नीला से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो पीला आ जाएगा, और यहां पर क्या है, पीला का अपोजिट बैगनी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए नीला और नीला हो जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा हमारा बैगनी, यानी कि बी आ जाएगा। उसके बाद अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहां पर देखेंगे तो आप लोग पीला, यानी कि येलो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो नारंगी है और यहां पर लाल है, तो नारंगी ये हो जाएगा और रेड ये हो जाएगा, ठीक है। और नीला के अपोजिट कौन सा रंग बचेगा, आप कहेंगे सर एक मिनट, यहां पर कौन सा बचेगा, तो यहां पर नीला के अपोजिट एक रंग आना चाहिए जिसका नाम होगा गुलाबी। क्या होगा, गुलाबी, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर बनेगा, पीला का नारंग क्या आएगा, पीला का हमारा बैगनी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बना लेंगे, पीला का बैगनी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कुल कितने वृत्त स्थित हैं। इसमें बताना है दोस्तों कुल कितने वृत्त हैं, यानी कि सर्कल स्थित हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम सीधा नंबर देना शुरुआत करते हैं, ठीक है, सीधे नंबर देने की शुरुआत करते हैं और वृत्त गिनना आसान होता है। 1, 1 के बाद 2, 3, इसके बाद दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर यहां पर 5 हो जाएगा, 6, 7, ठीक है, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और यहां पर हो जाएगा हमारा 12। अब कलर को चेंज कर लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा यहां पर सर 13, 13 के बाद हो जाएगा 14, 14 के बाद हो जाएगा सर 15, ठीक है, 1 मिनट, 14 के बाद क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 15 के बाद हो जाएगा यहां पर 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से बीच वाला 19। तो कितने मिले सर, आप कहेंगे 19 मिले, और ऑप्शन नंबर 1 में 19 दे रखा है दोस्तों। यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, उसको 19 दिखाई देते हैं और वो सीधा ऑप्शन नंबर 1 को लगा करके आगे बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है, बिल्कुल गलत है। अब इसका सही उत्तर क्या है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर देखा जाए तो यहां से एक सर्कल बन रहा है, ये वाला, ये एक बड़ा सर्कल बन रहा है। इसको आप लोग गौर से देखिए, कौन सा, अभी हम यहां पर कलर रेड ले लेते हैं, तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे, कौन से वाले को याद रखेंगे, इसको देखेंगे अगर, ये एक सर्कल बन रहा है दोस्तों। ये सर्कल अभी तक हमने गौर नहीं किया था। इसके अतिरिक्त एक बाहर साइड से भी सर्कल बन रहा है, ये वाला, ये बाहर साइड से भी सर्कल बन रहा है, इसको भी अभी तक चेक नहीं किया था। तो दोस्तों यहां पर 2 सर्कल और एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएंगे, तो 19, 2, 21 हो जाएंगे। और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर बनेगा। आसान क्वेश्चन है, सर्कल गिनना बहुत आसान होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कोई महीना था, एक महीना है, मान लीजिए कोई महीना, मान लीजिए उसकी यदि 30 तारीख को क्या है, रविवार है, ठीक है, क्या है, रविवार है, तो उसी महीने की, कह रहा है उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन रहा होगा। अगर 30 तारीख हमें पता है, क्या पता है, याद रखेंगे, इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए ये रही दोस्तों 30 तारीख,
और 30 तारीख को क्या है, तो आप कहेंगे सर रविवार है। क्या हो जाएगा, रविवार। जाना कहां पर है, 1 तारीख पर, पिछली 1 तारीख पर। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 30 में से 30 का तो हमें पता चल गया क्या है, रविवार। और कितने दिन है, 1 तक जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 29 दिन है। और 29 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 आएगा। अब इस रिमाइंडर का क्या करना है, देखिए अभी हमें पता था कि 30 तारीख है, और 30 तारीख में दोस्तों हमें क्या है, पिछली 1 तारीख को जाना है। उसी महीने की अगर 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की पहली तारीख में पीछे जाएंगे हम, और पीछे जाएंगे तो दिया हुआ रिमाइंडर क्या कर देंगे, इसमें दोस्तों माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा और शनिवार यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शनिवार सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा यदि समय 7:30 बजे है। 7:30 बजे दोस्तों घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण बताना है। और दोस्तों कोण बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, बहुत आसान फॉर्मूला है, 60H डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपको क्या करना है, चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 60H का मतलब होता है आवर, यानी कि घंटा, और घंटा कितना है दोस्तों, आप कहेंगे 7 बजा है, यानी कि 7 घंटा। तो सीधा करेंगे 60 गुणा में दोस्तों 7 और डिफरेंस करेंगे, यहां पर 11 क्या है, 11, उसके बाद m मतलब मिनट कितना है, तो 30 मिनट है, ठीक है। इसको करेंगे, इसके बाद सर इसका क्या कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस लेकर के डिवाइड 2 कर देंगे, तो 6 7 42, यानी कि दोस्तों हमारा 420 हो जाएगा। और डिफरेंस लेंगे 11 3 33, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 330, और डिवाइड 2 करना है, तो 420 माइनस 330 कितना बचेगा सर, आप कहेंगे 0 बचेगा। इसके बाद इसका हासिल इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 बचेगा। कितना बचेगा, याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर डिवाइड 2 कर देंगे टोटल ओवरऑल 90 बचेगा, और 90 में भाग देंगे 2 का, तो भाग 2 का जाएगा, कितना बचेगा 45 डिग्री। कितना बचेगा दोस्तों, 45 डिग्री। यही हमारा सही कोण हो जाएगा, घंटे और मिनट के बीच यही सही कोण बनेगा हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक और शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन कह रहा है कि राम का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब बताइए कि उसका मुख किस दिशा में। तो सबसे पहले क्या बताना है, हमें एक बतानी पड़ेगी दिशा। तो कुछ इस तरह से हमारी दिशा बन जाएगी, ये तो होती है हमारी ईस्ट, इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, याद रखेंगे, इसको हिंदी में लिख लेंगे यहीं पर। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी पूर्व, ठीक है, ये पूर्व हो जाएगी। ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम, कौन सी, ये पश्चिम हो जाएगी। नीचे हमारी कौन सी होती है, हमेशा नीचे की ओर जो दिशा होती है वो दोस्तों दक्षिण होती है, और ऊपर की ओर उत्तर होती है। अब क्या कहा है, उसने कहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर है, और उत्तर पश्चिम की ओर वाली जो दिशा बनेगी वो दोस्तों हमारी ये वाली दिशा बनेगी, कौन सी, ये वाली। इस दिशा की ओर मुख है किसका, याद रखेंगे, राम का, ठीक है। अब कह रहा है जो राम का मुख है वो दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। घड़ी कौन सी दिशा में चलती है, इसी दिशा में तो चलती है, तो दक्षिणावर्त दिशा यही होती है, यानी कि पूर्व से दक्षिण की ओर जाएंगे तो यही तो दक्षिणावर्त दिशा बनेगी, ठीक है। तो इसको मुड़ा देते हैं दक्षिणावर्त, कितना डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहां से अगर ये 90 डिग्री घूमेगा, देखिए आप इसको गौर से समझिएगा, यहां से इस दिशा से, इस बिंदु से, यदि उसका मुख इस बिंदु पर है और वो 90 डिग्री घूमेगा कहां पर, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा यही बनेगी। तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा इसका मुख आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसने कहा कि 180 डिग्री वामावर्त घूमा है, और 180 डिग्री मतलब सीधी रेखा में, सीधी रेखा में वापस तुरंत आया है, ठीक है। तो अब मुख इसका इस दिशा में हो गया। अब उसके बाद दोस्तों उसने कहा है कि इसका जो मुख है, अब कह रहा है वह उसी दिशा में 90 डिग्री और घूम जाता है। इसी दिशा में 90 डिग्री घूम गया, यानी कि इसी दिशा में। तो 90 डिग्री कहां पर बनेगा, यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा। इस तरह से देखिएगा आप लोग, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए ये दिशा कौन सी होगी, एक पूर्व एक दक्षिण, तो ये दिशा बन जाएगी दोस्तों दक्षिण पूर्व। क्या दोस्तों इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखिए ये तो आपको समझाने के लिए था। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लीजिए उसका मुख जो है, उसका मुख इस दिशा में, इस दिशा में। पहले तो कहा उसने दक्षिणावर्त घुमा है, कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त घुमा है 90 डिग्री, ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या याद रखना है, यहां पर उसके बाद कहा 180 डिग्री वामावर्त, और उसके बाद उसी दिशा में, यानी कि वामावर्त दिशा में ही 90 डिग्री। तो एक वामावर्त है एक दक्षिणावर्त है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और उसके बाद वामावर्त सीधा 180 डिग्री घुमा देंगे। तो वामावर्त घुमाएंगे 180 डिग्री, तो यहां पर आएगा, यहां पर ईस्ट, यहां पर दोस्तों हमारी दक्षिण।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इस तरह से ऑप्शन डी तब भी हमारा सही उत्तर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि 6 मित्र LMNPQS प्रत्येक ऊंचाई के अलग अलग, प्रत्येक ऊंचाई में अलग अलग हैं। N Q P से लंबा है लेकिन M से छोटा है, P केवल Q से लंबा है, S केवल L से छोटा है। यहाँ पर नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर क्या बताना है, ये नोट करके रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है सबसे लंबा, क्या बताना है, सबसे लंबा और सबसे छोटा। देखिए यहाँ पर अगर गौर से पढ़ेंगे तो सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति का युग्म बताना है, यानी कि जोड़ा। तो पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे लंबा होना चाहिए, एक होना चाहिए सबसे छोटा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्या कहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। N Q और P से लंबा है। N नाम का जो शख्स है वो Q से भी लंबा है और P से भी लंबा है। अब इनका भी पता नहीं है Q P कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है लेकिन M से छोटा है। किससे छोटा है, M से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। N नाम का जो शख्स है वो Q और P दोनों से क्या है, लंबा है, लेकिन M से छोटा है। यहाँ पर कहा है P केवल Q से छोटा है। P नाम का शख्स है वो किससे छोटा है, केवल Q से छोटा। तो P हमारा Q के नीचे आ जाएगा, ठीक है। केवल Q से छोटा हो जाएगा हमारा कौन सा, Q। एक मिनट, इसको फिर से समझिए। यहाँ पर क्या कहा है, N Q और P से लंबा है, N Q और P से लंबा है। तो ये हो जाएगा N, और ये लंबा किससे हो जाएगा, Q और P से लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे कहा है लेकिन M से छोटा है। M से छोटा कौन है, M से छोटा हो जाएगा हमारा N। इसके बाद P केवल Q से लंबा है। P नाम का शख्स है वो Q से लंबा है, तो P Q के स्थान पर आ जाना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। P नाम का जो शख्स है वो केवल Q से लंबा है, ठीक है। Q से लंबा है तो Q यहाँ पर आ जाएगा, और केवल Q से लंबा कौन बनेगा दोस्तों, P बनेगा, ठीक है। ये हमारा P बन जाएगा। और आगे कहा है S केवल L से छोटा है। S केवल L से छोटा है, तो S केवल किससे छोटा है, L से। तो S यहाँ पर रख देते हैं, L यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इसको देखिए, L S उसके बाद M उसके बाद N उसके बाद P और आगे हमारा Q, इस तरह से बनेगा। तो कहा है कि सबसे लंबा भी होना चाहिए और सबसे छोटा। तो सबसे लंबा दोस्तों L दिखाई दे रहा है और सबसे छोटा Q, तो L Q वाला युग्म जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो इसमें कहा है कि P केवल Q से लंबा है। P नाम का शख्स है जो केवल Q से लंबा है, तो Q से लंबा केवल P है, तो यहाँ पर Q हो जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो शख्स होंगे वो Q से सारे के सारे बड़े होंगे, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा S केवल L से छोटा है। S नाम का शख्स है, इन सभी में केवल L से छोटा है, तो S यहाँ पर हो जाएगा, L यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये L हमारा कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा। ये रहा Q, ये रहा L, इस तरह से हमारा QL सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी और लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि गंभीर और क्रिकेट खिलाड़ी और लड़के ऐसे कौन से हैं जो तीनों एक ही में आ रहे हैं। चलिए अगर इसको गौर से देखें, क्या है दोस्तों गंभीर, तो सबसे पहले आकृति का अध्ययन करेंगे। आकृति का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया किसका है दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी का। कौन सा, ये वाला। इस तरह की जो आकृति दिखाई दे रही है, इस तरह की लंबी आकृति है ये वाली। यहाँ पर अगर देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये किसकी है, ये दोस्तों आकृति क्रिकेट खिलाड़ी की दे रखी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके बाद गंभीर के लिए क्या है, गंभीर के लिए सर्कल दे रखा है। ये हमारा सर्कल हो जाएगा किसके लिए, गंभीर के लिए, ठीक है। ये गंभीर के लिए सर्कल हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों लड़के के लिए हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जो है ये लड़कों को डिनोट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्राइंगल भी है। ये जो ट्राइंगल है ये दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है ये किसको, लड़कियों को दर्शा रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, गंभीर होना चाहिए, क्रिकेट खिलाड़ी होने चाहिए और लड़के होने चाहिए। यानी कि गंभीर सर्कल में भी आना चाहिए, इसके बाद क्रिकेट खिलाड़ी होना चाहिए यानी कि रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, और लड़के होना चाहिए यानी कि किसमें आने चाहिए, स्क्वायर में भी आने चाहिए। तो अगर गौर से आप लोग देखें, अगर गौर से देखें इस अंक को, देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं। अगर आप लोग रेड कलर से अगर गौर से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर दो है, जो इसको गौर से देखेंगे आप लोग, जो नंबर 2 है ये किस किस में आ रहा है, ये आपका किस में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है। इसके बाद आपका ये किस में, स्क्वायर में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर सर्कल में है, ये वाला स्क्वायर में है। इसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल में भी है। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो गंभीर हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं और लड़के हैं, इसका मतलब 2 नंबर हमारा सही आंसर बन जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यह भी एक शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि एम एन दर्पण नीचे रखा है। एम एन दर्पण नीचे रखा है, देखिए ये रहा एम, ये रहा एन, यानी कि दर्पण हमारा कहां पर रखा है, नीचे, और आकृति बतानी है कौन सी, ऊपर वाले की। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इसमें एक जो त्रिभुज होगा इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इसी तरह तो बनेगा, कुछ इसी तरह, याद रखेंगे। अगर ऊपर हमारा एक त्रिभुज है और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है एरो का दर्पण प्रतिबिंब सेम नीचे ऐसा ही बनना चाहिए। उसके बाद अगर आप गौर से देखें इसको देखेंगे, किसको, ये वाली जो आकृति है, ये, एक मिनट, यहां पर एक आकृति दिखाई देगी आपको ये वाली, तो ये वाली आकृति भी कुछ इस तरह से बननी चाहिए, ठीक है, इस तरह से बनेगी। इसके बाद यहां पर हमारा एक अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी हमारा एक अर्धगोला हो जाएगा। इस तरह की आकृति होनी चाहिए, और इस तरह की, एक मिनट दोस्तों, यहां पर अगर देखें तो इस तरह की आकृति होनी चाहिए। तो इस तरह की जो आकृति है, देखिए ये तिरछी है, गलत है, ये भी उल्टी दिखाई दे रही है, ये गलत है। अब देखिए ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, लेकिन सर इसमें सही कौन सी होगी। देखिए जो ये यहां पर एक छोटा सा एरिया दिखाई देगा, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का एरिया कुछ हमारे लेफ्ट दिशा में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो पहली ऑप्शन में राइट में है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो आपसे निवेदन है दोस्तों, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने सेशन को लाइक कर दीजिए। अब यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए क्लास अच्छी है या बुरी है, तो एक कमेंट भी कीजिए और शेयर जरूर करना है दोस्तों, आपके लिए निरंतर मेहनत चल रही है तो एक शेयर तो बनता है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।